नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग। पिछले वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रवादियों के उदय के क्या कारण थे, इसके बारे में मैंने बताया था। इस वीडियो में उग्र राष्ट्रवादियों की राजनीतिक विचारधारा, उनके विचार, सिद्धांत और उनके क्या साधन थे, उनके क्या उद्देश्य थे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी विचारधारा या राष्ट्रीयता से अभिप्राय उस विचारधारा से है जो ब्रिटिश शासन से घृणा करती थी। यह ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता और औचित्य में विश्वास नहीं करती थी। यह पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के स्थान पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति को श्रेष्ठ मानती थी। यह अंग्रेजी शिक्षा के स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार चाहती थी। यह राजनीतिक भिक्षावर्ती के स्थान पर संघर्ष, त्याग, बलिदान, स्वावलंबन तथा देशभक्ति में विश्वास रखती थी। उग्रवादियों ने आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तीनों क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन का विरोध किया। उग्रवादियों के क्या विचार थे, उनके विचारों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो उनका पहला विचार यही था, वो पश्चिमी सभ्यता को एक अभिशाप मानते थे। उग्रवादी पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति को भारतवासियों के लिए एक अभिशाप मानते थे। उनका कहना था कि भारत के पतन का मुख्य कारण विदेशी शासन है। उनका विचार था कि पहले देश स्वतंत्र हो, तभी उसकी आर्थिक और नैतिक उन्नति हो सकती है। उग्रवादी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को ही अपना पथ प्रदर्शक मानते थे। उनका यह विचार था कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से श्रेष्ठ है। दूसरा बिंदु है ब्रिटिश शासन के विरोधी। वो ब्रिटिश शासन के घोर विरोधी थे। वो उदारवादियों की तरह ब्रिटिश शासन को ईश्वरीय वरदान नहीं मानते थे। उदारवादी भांति ब्रिटिश शासन के भक्त नहीं थे। वे ब्रिटिश शासन के घोर विरोधी थे। उग्रवादी ब्रिटिश शासन की खुलकर आलोचना करते थे। जिन कानूनों, नीतियों को वे राष्ट्र हित में नहीं समझते थे, उनकी वे कटु आलोचना करते थे। वे ब्रिटिश सरकार की भेदभाव की नीति की भर्त्सना करते थे। वे उन योजनाओं का समर्थन करते थे जो राष्ट्र हित में होती थी, चाहे उसके लिए उन्हें सरकार से संघर्ष ही क्यों ना करना पड़े। अगला विचार था, वो ब्रिटिश शासन के असहयोगी थे। सहयोगी नहीं थे, बल्कि असहयोगी। उग्रवादी ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग करने को तैयार नहीं थे। उनका विचार था कि ब्रिटिश सरकार को वांछित सुधारों की क्रियान्वित करनी चाहिए, भारतीयों को उच्च सेवा में स्थान दिया जाना चाहिए, तभी वे सहयोग को तैयार होंगे। अगला विचार था उनका ब्रिटिश न्याय में अविश्वास। उग्रवादियों का ब्रिटिश न्याय और औचित्य में विश्वास समाप्त हो गया था। उनकी धारणा थी कि ब्रिटिश लोग भारत में उनके उद्धार के लिए नहीं, बल्कि अपने लाभों के लिए आए थे। उन्हें ब्रिटिश जनता, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश प्रेस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। अब हम बात करेंगे उग्र राष्ट्रवादियों के प्रमुख उद्देश्य या उनके प्रमुख प्रयोजन। उग्रवादियों का विचार था कि ब्रिटिश शासन में सुधार नहीं किया जा सकता, उसका तो अंत किया जाना चाहिए। सर हेनरी कॉटन के अनुसार उग्रवादी भारत में सब प्रकार से मुक्त और स्वतंत्र शासन प्रणाली की स्थापना करना चाहते थे। उनके लक्ष्यों को निम्न बिंदुओं में स्पष्ट कर सकते हैं। पहला बिंदु है स्वराज्य की अभिलाषा। स्वराज्य की अभिलाषा। उग्रवादी ब्रिटिश साम्राज्य से तत्काल स्वराज्य की मांग करते थे। वे कहते थे कि पहले स्वराज्य प्राप्त हो, फिर अन्य समस्याओं को सुलझा लिया जाएगा।
वे स्वराज्य चाहते थे, न कि औपनिवेशिक स्वराज्य जैसा कि उदारवादी चाहते थे। वे ब्रिटिश शासन में सुधार नहीं वरन उसका अंत चाहते थे। प्रमुख उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने नारा भी दिया था, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे। अगला बिंदु है स्वावलंबन की राजनीति। उग्रवादी उदारवादियों की भिक्षावर्ती की राजनीति में विश्वास नहीं करते थे। वे अपनी मांगों के लिए संघर्ष करना चाहते थे। उनके कार्यक्रम नियोजित और स्फूर्तिदायक होते थे। वे स्वावलंबन और आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में विश्वास करते थे। अगला बिंदु है सांस्कृतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना। उग्रवादियों का लक्ष्य केवल राजनीतिक स्वराज्य प्राप्त करना ही नहीं था, बल्कि उनका लक्ष्य भारतीय नवयुवकों के लिए सांस्कृतिक स्वतंत्रता भी प्राप्त करना था। उन्हें एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की योजना बनाई जो राष्ट्र द्वारा नियंत्रित होने के साथ ही देश के हितों के अनुकूल हो तथा नवयुवकों में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करे। अब हम चर्चा करेंगे उग्रवादियों के साधन या कार्यप्रणाली। उग्रवादियों की धारणा थी कि राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक साधन अपर्याप्त है। इसलिए उग्रवादी संवैधानिक साधनों के साथ साथ स्वराज्य, संगठित निष्क्रिय प्रतिरोध, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार का भी प्रयोग करते थे। उग्रवादियों के प्रमुख साधनों की चर्चा हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं। पहला है स्वावलंबन। उग्रवादी विचारक राजनीतिक भिक्षावर्ती वाले साधनों में विश्वास नहीं करते थे। विपिन चंद्र पाल का विचार था कि स्वराज्य स्वावलंबन के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। वे कहा करते थे कि हमें अपनी राष्ट्रीय शक्तियों को इस प्रकार संगठित करना चाहिए कि कोई भी शक्ति जो हमारे विरुद्ध हो हमारे सम्मुख झुकने को बाध्य हो जाए। लोकमान्य तिलक के शब्दों में हमारा आदर्श दया याचना नहीं आत्मनिर्भरता है। दूसरा बिंदु है निष्क्रिय प्रतिरोध। उग्रवादी शासकों के प्रति भक्ति और सहयोग की नीति के स्थान पर निष्क्रिय प्रतिरोध के कार्यक्रम को अपनाने के पक्ष में थे। अगला बिंदु है बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा, जो उग्रवादियों के प्रमुख साधन थे। बहिष्कार। उग्रवादियों के बहिष्कार आंदोलन के मुख्य प्रवृत्ति तो विदेशी वस्तुओं के विरुद्ध थी, परंतु इनकी व्याख्या में इसमें सरकार के साथ असहयोग, सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों तथा उपाधियों का बहिष्कार भी शामिल था। उग्रवादियों की मान्यता थी कि बहिष्कार विदेशी शासन की प्रतिष्ठा और हितों के ऊपर एक सीधा आघात होगा। इससे दो फायदे होंगे। विदेशी माल का बहिष्कार होगा तो बाहर इससे सरकार विरोध भी होगा और स्थानीय कुटीर उद्योगों की स्थापना होगी तो स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अगला है इसमें स्वदेशी। उग्रवादी नेता स्वदेशी में विश्वास करते थे और जनसाधारण में इसका प्रचार करने के लिए उन्होंने देशव्यापी आंदोलन का संगठन किया था। उग्रवादी स्वदेशी को स्वदेश की मुक्ति का मार्ग समझते थे। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा। उग्रवादी भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक जागरण के परिणाम थे, इसलिए उन्होंने पश्चिमी शिक्षा का विरोध करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया और इन बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। अगला बिंदु है ब्रिटिश शासन का विरोध। उग्र राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश प्रशासन का पूर्ण रूप से विरोध किया तथा समय समय पर अनेक
आंदोलन चलाकर ब्रिटिश शासन का खुलकर विरोध किया। तिलक ने केसरी में लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीति की कटु आलोचना की। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के बहिष्कार जुलूस का नेतृत्व करके साइमन गो बैक का नारा लगाया। उग्र राष्ट्रवादी ब्रिटिश भारत संबंधों को हितकारी नहीं मानते थे। उनके अनुसार दोनों राष्ट्रों के हित परस्पर विरोधी थे। आंदोलनात्मक साधनों का प्रयोग। उग्र राष्ट्रवादियों का मानना था कि स्वतंत्रता संवैधानिक साधनों से ही प्राप्त नहीं की जा सकती। इसके लिए असंवैधानिक साधन में अपनाने पड़ेंगे। स्वतंत्रता के लिए उग्र आंदोलन आवश्यक है। जैसा कि तिलक ने कहा था, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर ही रहेंगे। इसी प्रकार बिपिन चंद्र पाल ने कहा था कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है तथा हिंदुत्व ही हमारा यह लक्ष्य पूरा करेगा। हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अब हम बात करेंगे उग्रवादी विचारधारा का योगदान। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी विचारधारा का क्या महत्व रहा, क्या योगदान रहा, जिसमें पहला बिंदु है जनवादी आंदोलन, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जनवादी आंदोलन उग्रवादी विचारधारा की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि इसने राष्ट्रीय आंदोलन, जो अभी तक शिक्षित वर्ग तक सीमित था, को जन आंदोलन का रूप दिया। संघर्ष, त्याग, बलिदान द्वारा इसके नेताओं ने जो जन जागृति पैदा की, वह राष्ट्रीय आंदोलन में अब तक नहीं हुई थी। उन्होंने जनता को विदेशियों की परोपकारिता पर निर्भर रहने के स्थान पर स्वावलंबन और आत्मविश्वास पर निर्भर रहना सिखाया। निरंकुश, स्वेच्छाचारी विदेशी शासन से भिड़ने के लिए उन्होंने जनता को सक्रिय, संगठित, निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत दिया। उन्होंने जनता को अपने सामर्थ्य पर निर्भर रहना सिखाया। दूसरा बिंदु है रचनात्मक आंदोलन। उग्रवादी आंदोलन बहिष्कार, स्वदेशी और देशी शिक्षा के रूप में एक रचनात्मक आंदोलन भी था। बहिष्कार द्वारा इसने लोगों को विदेशी वस्तुओं, विदेशी संस्थाओं, न्यायालय तथा विदेशी नौकरियों, प्रतिष्ठानों और उपाधियों पर कुठाराघात करना सिखाया। स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा द्वारा इसने भारतीय वस्तुओं, संस्थाओं और स्कूलों का प्रसार किया। उग्रवादियों की दृष्टि में स्वदेशी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसके द्वारा भारतीय शिल्प को पुनर्जीवित किया जा सकता था और जो भारत के प्राचीन सामुदायिक मूल्यों के अनुरूप तथा भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल था। अगला बिंदु है स्वराज्य की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करना। उग्रवादियों का मुख्य लक्ष्य स्वराज्य की प्राप्ति था। उन्होंने स्वराज्य की प्राप्ति के लिए बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरोध जैसे साधनों को अपनाया। तिलक ने केसरी में लिखा है कि हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज्य है और स्वदेशी तथा बहिष्कार उसकी शाखाएं हैं।